नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। कई बार बड़े मुद्दों पर बहस में बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगती। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी का मामला अब इसी हद तक जा पहुंचा है। मौर्य का दावा है कि उन्होंने रामचरितमानस के चर्चित मामले को किसी सवाल के जवाब के दौरान अचानक ही उठा दिया था। यह सब पहले से तय नहीं था। बावजूद इसके जिस तरह हर बीते दिन के साथ इस मुद्दे पर स्वामी की आक्रामकता बढ़ती गई, उसे एक रणनीति का हिस्सा माना गया। लेकिन सपा के भीतर अब जो हो रहा है वो नई सियासी खलबली का सबब है। इस बहस में मुखर दिखी दो महिला प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर करने के बाद समाजवादी पार्टी को लेकर सस्पेंस और बढ़ गया है। रोली मिश्रा तिवारी और ऋचा सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगातार तीखे हमले कर रही थी। वो पार्टी नेतृत्व को भी इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रही थी। इसके बाद सख्त फैसला सामने आया, लेकिन अब भी धुआं कायम है। सूत्रों के मुताबिक धर्म से जुड़े मुद्दों पर अब पार्टी प्रवक्ताओं और नेताओं को संभल कर बोलने की नसीहत दी गई है। अब सवाल है कि रामचरितमानस की चौपाइयों के विवाद पर शुद्रास्त्र का इस्तेमाल करने वाले अखिलेश यादव किस राह पर आगे बढ़ने वाले हैं। क्या वो आगे भी स्वामी को खुली छूट देंगे या फिर शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव से अलग रुख दिखाएंगे, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से इशारों में सहमति जाहिर की है। इस बीच भाजपा के खेमे से भी बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई एक बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी को धार्मिक मुद्दे पर बयान नहीं देने की नसीहत दी है। यह भी कहा है कि सिर्फ आधिकारिक प्रवक्ता ही इस मुद्दे पर पार्टी की बात रखें। तो क्या अब मानस विवाद पर बहस की नई लक्ष्मण रेखा तय होने वाली है? आज बात इस खबर के हर पहलू की। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। सपा ने अपनी दो प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक बड़ा संदेश भी दिया है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जिन नेताओं ने मानस विवाद पर स्वामी प्रसाद का खुलकर विरोध किया, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी या फिर इस विवाद पर यही फुल स्टॉप लगने की तैयारी है? जिस तरह बात बिगड़ते हुए धर्म गुरुओं से धक्का मुक्की और सीधी तकरार तक पहुंच चुकी है, उससे समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। पार्टी में अंदर खाने ये चर्चा भी गर्म है कि ओबीसी के ध्रुवीकरण के फेर में कहीं अगड़े ना छिटक जाए। इसलिए अब पूरी कोशिश इस बात की है कि इस बात के बतंगड़ से बचा जाए। सपा के भीतर अखिलेश ने खींची लक्ष्मण रेखा। सपा अध्यक्ष का संदेश, हद को ना भूलें। हर व्यक्ति को अपनी हद और सीमाएं में रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले और हमारे यहाँ आदरणीय अखिलेश यादव जी से बड़ा हम लोगों का कोई नेता नहीं है। पार्टी निकाला पर सबसे बड़ी सफाई। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया है उसे सब लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, हम धर्माचार्य नहीं हैं। धर्म संकट से निकलने का विकास फॉर्मूला। बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के हम सबके अगुआ, हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका पालन सबको करना चाहिए। और हर व्यक्ति का अपना अलग अलग धर्म है, अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन हम राजनीति के क्षेत्र में हैं। मानस विवाद से बुनियादी मुद्दे की तरफ कूच प्लान। हम सब जीत करके आए हैं कि सड़क बनवाएंगे, हम जीत करके आए नाली बनवाएंगे, हम जीत करके आए नहर में पानी देंगे, हम जीत करके आए कि क्षेत्र में और जनता के लिए अस्पताल बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, चलने लायक सड़कें बनवाने का काम करेंगे। हमारे नेता ने जो निर्णय ले लिया उस निर्णय को सबको मानना चाहिए। और मैंने
पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, हम जीत करके आते हैं, तो जनता ने हमको इसलिए जिताया है कि हम उनकी सड़क बनवाएं, उनकी नाली बनवाएं, किसानों को उनकी समस्याओं को दूर कराने का काम करें। सपा ने कहा जरूरी थी कार्रवाई, भाजपा ने बताया तानाशाही। समाजवादी पार्टी का कोई न तो नीति है, न सिद्धांत है, न उनकी पार्टी में कोई लोकतंत्र है। डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स वो लोग करते हैं, जिसको चाहे जिसको निकाल देंगे, जिसको चाहे जिसको ले सकते हैं। इन दोनों लोगों का निष्कासन बहुत दिन से ड्यू था। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं पर व्यक्तिगत रूप से हमले करना, उनके विरोध करना और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी टैग कर करके समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाना जारी था। तो ये निष्कासन होना ही था, किस दिन हो जाए सवाल ये था। धर्म अधर्म की बहस पर चुभने वाला संग्राम। राम की बात कर ले, जो रामचरितमानस की बात कर दे, जो सनातन संस्कृति की बात कर ले, जो हिंदू की बात कर ले, उसको अखिलेश यादव पार्टी से बाहर कर देते हैं। समाजवादी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। समाजवादी पार्टी छोटी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक सवाल अनुशासन का है, डिसिप्लिन का है, इससे ज़्यादा अनुशासित पार्टी हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है, उसका सभी को हम लोगों को अनुपालन करना है। सपा भाजपा के युद्ध में रावण बोल की एंट्री। इस समय रामचरित मानस का विरोध कर रहे हैं, उन्हें हम रावणवंशी कहेंगे। और जो रामचरित मानस के समर्थन में खड़े हैं, वो भगवान राम के समर्थक हैं, भगवान राम के अनुयायी हैं और भगवान राम में आस्था रखते हैं। अब तक वो नेताओं पे व्यक्तिगत कर रहे थे, अब पार्टी के ऊपर भी आ गए। तो अब ऐसे लोगों से क्या पूछना है और क्या बताना है। अगर आंतरिक लोकतंत्र का सवाल है तो उन्हें कोई भी सवाल लिख पढ़ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए। अखिलेश का एक्शन टाइम। चौपाई का संग्राम काल, भगवा बनाम लाल। बात तो चुभेगी। समाजवादी पार्टी ने बेहद सख्त रुख दिखाते हुए अपनी 2 महिला प्रवक्ताओं पर गाज तो गिरा दी, लेकिन इसने विपक्षी दलों को बड़ा मौका दे दिया है। सीधे अखिलेश यादव विरोधियों के निशाने पर हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह सब कुछ अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि स्वामी विवाद पर हुए पार्टी के एक्शन पर बोलने से आज शिवपाल यादव बचते दिखे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को पहले निजी राय बताने वाले शिवपाल अब मीडिया के कैमरे पर कुछ नहीं कहना चाहते। कल रामगोपाल यादव ने भी इशारों में स्वामी की तुलना टेढ़े मेढ़े लोगों से की। अखिलेश का फरमान, कस गई कमान। 2 महिला प्रवक्ताओं को पार्टी निकाला पर सबसे बड़ा घमासान। आदरणीय अखिलेश यादव जी ही हैं जो निर्णय लेते हैं, तो संभवतः उनसे पूछकर ही इतना बड़ा निर्णय लिया गया होगा। तो जहां मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? मैं तो यही शेर कहूंगी कि वही कातिल हैं, वही मुंसिफ हैं, तो अब मैं उनसे क्या अपील करूंगी कि पार्टी के तमाम पुरुष नेताओं ने भी रामचरितमानस के समर्थन में अपना वक्तव्य जारी किया गया, लेकिन केवल 2 महिला नेताओं के ऊपर कार्रवाई, वो भी लंदन से बैठकर फरमान जारी हो गया। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ी करती है। इनके निष्कासन को सिर्फ रामचरितमानस के विषय पे किसी की मत भिन्नता से न देखिए। ये लगातार 1 साल से ऐसा कर रहे थे और आप इनका ट्विटर चेक कर सकते हैं, ऑफ वेरीफाइड हैंडल से लगातार। अखिलेश पर चुभने वाला तंज करना सपा की प्रवक्ता रही रोली तिवारी मिश्रा को महंगा पड़ा। पार्टी ने एक झटके में रोली तिवारी और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। इससे यूपी की सियासत में नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। दिनों से रामचरितमानस पर कभी उनको कमेंट की जो है नहीं सूझी। मंत्री रहे बीएसपी गवर्नमेंट में, बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, विपक्ष के नेता रहे, लेकिन आज ये विमर्श ये टोटल जो हो रहा है अखिलेश यादव को से हो रहा है। और ये जो कष्ट सम्य है वो समाजवादी पार्टी में भी कष्ट है। स्वामी प्रसाद के बारे में पहले दिन जो किया तभी कह दिया था ये फुका हुआ कारतूस है।
और ये किसी दल के में है ही नहीं, ये किसी के सगे नहीं है। बसपा में रहे, पहले लोक दल में रहे, फिर सपा में रहे, फिर बसपा में रहे, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में चले गए। ऐसे लोग तो अखिलेश को खत्म कर देंगे। शिवपाल जी का बयान बिल्कुल अलग है, स्वामी प्रसाद मौर्य से बोले पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन अखिलेश जी समर्थन कर। देखिए, शिवपाल सिंह जी मजे हुए नेता हैं। भाजपा कह रही है कि अखिलेश को सपा के भीतर सनातन धर्म का सम्मान करने वाला पसंद नहीं और न ही आंतरिक लोकतंत्र की सपा में कोई जगह बची है। इस पर सपा भड़क गई। अब तक वो नेताओं पे व्यक्तिगत कर रहे थे, अब पार्टी के ऊपर भी आ गए, तो अब ऐसे लोगों से क्या पूछना है और क्या बताना है। अगर आंतरिक लोकतंत्र का सवाल है तो उन्हें कोई भी सवाल लिख पढ़ के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी। सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर में सुर मिला लेने से कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है। अखिलेश के करीबी नेताओं की माने तो इस एक्शन के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि बात सीधे पार्टी अध्यक्ष के सम्मान की आ गई थी। ऐसे में डिक्शनरी में अगर मगर वाला शब्द बचा ही नहीं था। पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, हम चुनाव लड़ते हैं, हम जीत करके आते हैं, तो जनता ने हमको इसलिए जिताया है कि हम उनकी सड़क बनवाएं, उनकी नाली बनवाएं, किसानों को उनकी समस्याओं को दूर कराने का काम करें, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, हम इसकी लड़ाई लड़ें। सड़क से सदन तक हम जनता की बात करें और जन समस्याओं की बात करें। और किसान में कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। और मगर हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हम साफ बात करते हैं, सीधा चलते हैं और जो बात होती है साफ साफ कहते हैं। अगर मगर डगर ये सब नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो कोई कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। अगर काहे को सफाई दो सपा प्रवक्ताओं को पार्टी से निकालने पर आ रही है। सियासी बहस पर बान पर है, लेकिन इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य से आर पार करने पर उतारू अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी चुप बैठने को तैयार नहीं, तो सपा उन्हें धर्म गुरु की जगह भाजपा का कार्यकर्ता बता रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं सावधान हो जाओ। इन कालनेमियों को देखो, इनका रूप क्या है, गिरगिट जैसे रंग बदलने का। जब इनको जरूरत पड़ती है तो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, संतों के चरण में मत्था टेक लेते हैं। जब इनको मौका लगता है तब सनातन को गाली देने लग जाते हैं। राजू दास, जिनकी एक घोषित भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ लगातार जिनकी एक पोजीशन है और जो पुरस्कार रख रहे हैं, ऐसे लोगों से आशीर्वाद लेना, मिलना, उनकी बातों में बात कराना। उधर सपा से निकाले जाने पर पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह आपे से बाहर। आरोप है कि सपा ने उन्हें इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस का समर्थन किया। ऋचा सिंह के समर्थन में अब भारतीय जनता युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी और सपा के खिलाफ सोशल मीडिया पर आर पार को लेकर चर्चित रही ऋचा राजपूत भी उतर आई। मैं रामचरितमानस के पक्ष में, जो इस देश की संवैधानिक आत्मा है, हम सबका पूजनीय ग्रंथ है, उसके पक्ष में खड़ी हुई हूँ। और मैं किसी भी तरीके के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे अवसरवादी नेताओं के साथ नहीं खड़ी हूँ। ये मेरा स्पष्ट स्टैंड है। अगर इसके लिए मेरा निष्कासन किया गया है तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। एक तरफ से आप ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी में कोई पढ़ी लिखी महिला है और अपने धर्म या अपने हक के लिए बात करेगी तो आप उसको बाहर निकाल दोगे। अरे, आपकी पार्टी में क्या केवल गाली देने वाले लोगों का या फिर जो धर्म के विरोध में बोलेंगे उनका ही सम्मान होना है? साफ है कि सियासत के जिस संग्राम को थामने के लिए सपा ने बड़ा फैसला किया, अब उसी को लेकर वो विरोधियों के निशाने पर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा के खेमे में तूफान उठ खड़ा हुआ है तो भाजपा अभी से सावधान हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी सांसदों के साथ ऑनलाइन बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी नसीहत दी। उन्होंने दो टूक कहा कि धार्मिक मुद्दों पर सांसद कोई भी बयान देने से बचे। साफ निर्देश है कि पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रवक्ता ही इससे जुड़े किसी पहलू पर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने सांसदों को इस वक्त अपना पूरा ध्यान सांसद खेल प्रतियोगिता जैसे आयोजन पर देने को कहा है, जिससे जनता के बीच संपर्क को और बढ़ाया जा सके। सपा में खलबली मची है। मानस विवाद के लंबा खींचने के बाद, दो प्रवक्ताओं को बाहर करने के बाद भी मामला शांत नहीं, जबकि भाजपा ने अभी सावधान मुद्रा अपना ली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी वजह से तमाम पार्टी सांसदों को धर्म से जुड़े मामलों पर चुप रहने की नसीहत दी है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने सभी सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पे अपने सभी सांसदों को कहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी धार्मिक बयान न दे, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धार्मिक बयान दे रहे हैं, उसके बाद बीजेपी ने अपनी ओर से साफ तौर पर सभी सांसदों को कह दिया है कि इस मसले पर कोई भी सांसद बयान नहीं देगा। पार्टी का जो भी आधिकारिक बयान होगा उसे सिर्फ पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ही देंगे, बाकी किसी भी सांसद को इस मुद्दे पर बयान देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांसद खेल स्पर्धा का भी फीडबैक लिया और साफ तौर पे कहा कि जिन सांसदों ने अपने क्षेत्र में खेल स्पर्धा नहीं आयोजित कराई है वो जल्द से जल्द आयोजित करवाएं। भाजपा इस मुद्दे पर इसलिए सावधान है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस की चौपाई विवाद के जरिए ओबीसी जातियों की गोलबंदी का बड़ा दांव चला है। यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर तल्ख टिप्पणी करने वाली पार्टी प्रवक्ताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही वजह है कि भाजपा सावधान है। पार्टी का दावा है कि उसका ध्यान सिर्फ विकास के मुद्दे पर है। सर्वाधिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हमारे पास सर्वाधिक भारत में जितने भी एक्सप्रेस है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक एयरपोर्ट्स है, बिजली लगातार मिल रही है, बेसिक शिक्षा के स्कूलों का कायाकल्प हुआ है, पंचायत भवन बने हैं। अब उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में जाना जाता है। हम आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएंगे। मौजूदा विवाद पर पार्टी की कोशिश समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश के रुख को लेकर सबसे तीखे हमले किए जा रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद से अखिलेश जी मुख्यमंत्री से पूछेंगे शूद्र कौन है। अगर अखिलेश जी ये नहीं जानते शूद्र कौन है तो उन्हें राजनीति फिर नहीं करनी चाहिए। शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र कोई जाति नहीं है। जो सेवा का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, वो क्या अकेले वाल्मीकि करते हैं, क्या दलित वो जाटव करते हैं, या कठेरिया करते हैं, या वो करते हैं दिवाकर करते हैं। साफ है कि इस मुद्दे पर घमासान अभी थमने वाला नहीं है। इस बीच भाजपा ने सपा के खिलाफ अपनी रणनीति का गियर बदल दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने मानस हट पर कायम हैं, तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास उन पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। उन्होंने आज एबीपी गंगा से कहा, सपा ने 2 प्रवक्ताओं को बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन इससे पार्टी के भीतर विरोध थमने वाला नहीं है। महंत राजू दास का आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ कह और कर रहे हैं उसके पीछे सीधे सीधे अखिलेश यादव हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश समझते हैं कि मानस की चौपाइयों पर इस विवाद से दलित और पिछड़े भाजपा से दूर हो जाएंगे। उन्होंने सिर्फ सियासत से मतलब है। रामचरितमानस पर जो चिंगारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भड़काई वो अब यूपी की सियासत में शोले बनकर धधक रही है। एक तरफ सपा में गृह युद्ध वाली तस्वीर है तो दूसरी तरफ अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं सावधान हो जाओ। इन कालनेमियों को देखो, इनका रूप क्या है गिरगिट जैसे रंग बदलने का। जब इनको जरूरत पड़ती है तो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं, संतों के चरण में मत्था टेक लेते हैं। जब इनको मौका लगता है तब सनातन को गाली देने लग जाते हैं। ये वही महंत राजू दास हैं जिन्होंने स्वामी का सिर तन से जुदा करने पर 21 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। राजू दास के इस ऐलान पर स्वामी ने भी चुभता हुआ प्रहार किया था। राजू दास जैसे लोगों की तुलना स्वामी आतंकियों से भी कर चुके हैं। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं उनको मैं साधु संघ की कतार में नहीं मानता। मानस की चौपाइयों पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के बीच जुबानी जंग यूं तो पहले से ही जारी है, लेकिन बुधवार को जब लखनऊ में दोनों के बीच आमने सामने का टकराव हुआ तो हालात और पेचीदा हो गए। एक तरफ जहां दोनों ने अपनी अपनी जान को खतरा बताया है तो एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। जिनके पार्टी के नेता भगवान कृष्ण को गाली दे, जिसके पार्टी के नेता रामचरितमानस की फूंकने की बात करे, जिसके पार्टी का नेता गीता की जो है
फूकने की बात करे, जलाने की बात करे, प्रतिबंधित करने की बात करे, अगर उस पार्टी के कुछ लोग मुखर होकर ये कहे कि गलत बात है, उसको पार्टी की बाहर की रास्ता दिया जाता है। मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। जनवरी में स्वामी ने मानस की चौपाइयों पर सवाल उठाए थे और तभी से हर रोज ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उधर भाजपा के नेता स्वामी को धर्म विरोधी और सनातन विरोधी बताते हुए चुभने वाले हमले कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स वो लोग करते हैं, जिसको चाहे जिसको निकाल देंगे, जिसको चाहे जिसको ले सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को ले सकते हैं, जो पानी पी पी कर कभी समाजवादी पार्टी को गाली देते थे, और अगर कोई समाजवादी पार्टी में रह करके कोई उचित बात कहता है तो उनको पार्टी फोरम स्वीकार नहीं करता, उन्हें निकाल देता है। तो मैं कह सकता हूं कि लोकतंत्र उस पार्टी में नहीं है। दलित वोट कैसे लाया जाए, बैकवर्ड जो वोट कैसे लाया जाए, तो इस तरह से विमर्श करके इस टाइप का भद्दा किस्म का विमर्श जिसको कोई भी देशवासी, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और समाजवादी पार्टी में भी तो ये जो इन्होंने कार्रवाई ये कर रहे हैं अपने घबराहट में, और कहूँगा मैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये जो कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। तो ऐसे ही लोग तो बंटाधार कर रहे हैं ना समाजवादी पार्टी के, 2-4 और आ जाए ऐसे ही, तो जो बचा खुचा वो भी खत्म हो जाएगा। 2017 में 2014 से लेकर लगातार 2022 तक ऐसे ही नेताओं ने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को, उसकी सोच में ये लोगों ने परिता लगाया। स्वामी के खिलाफ बयानों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन स्वामी इस सियासी बाढ़ में भी बिल्कुल टिक कर खड़े हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तूफान या बाढ़ से वो डगमगाने वाले नहीं हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात शिवपाल यादव की, जो बजट सत्र के दौरान अखिलेश के बगल में बैठे हुए नजर आएंगे। दरअसल शिवपाल की सीट बदलने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक मनोज पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप दिया है। अखिलेश और शिवपाल के बीच जो दीवार खड़ी थी वो अब पूरी तरह से ढह चुकी है। इसकी नई तस्वीर अब विधानसभा के भीतर से सामने आएगी। दरअसल 20 फरवरी से जब बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अगल बगल बैठे हुए नजर आएंगे। शिवपाल की सीट बदलने के लिए सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंप दिया है। चाचा सदैव आगे रहे हैं और वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, आज से 6 महीने पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने उनके लिए स्पीकर साहब को चिट्ठी लिखी थी, और उन्हीं के आदेश और निर्देश के बाद उनको आगे की पंक्ति में स्थानांतरित किए जाने के लिए आदरणीय जो हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उनको आजम खान साहब की सीट पर और उसके बगल में आदरणीय शिवपाल सिंह जी के लिए स्पीकर साहब से को पत्र दिया गया है। यानी सदन में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव न सिर्फ एक सुर में सरकार को घेरते दिखाई देंगे, बल्कि साथ साथ बैठकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंकेंगे। विधानसभा में अभी तक नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बगल में पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद बैठते थे। शिवपाल सिंह यादव की सीट दूसरी पंक्ति में विधायक रविदास मेहरोत्रा के बगल में थी। इसी पंक्ति में आजम खान को भी सीट अलॉट थी। अब आजम खान सदन के सदस्य नहीं है, ऐसे में उनकी सीट पर अवधेश प्रसाद बैठेंगे। अवधेश प्रसाद की सीट पर शिवपाल सिंह यादव बैठेंगे। जब से सपा ने मैनपुरी का लोकसभा उपचुनाव जीता है, चाचा भतीजे के संबंध भी मजबूत हो गए हैं। हाल ही में अखिलेश ने चाचा शिवपाल को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और बीते कुछ दिनों में 2 बार शिवपाल यादव के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 20 फरवरी से हो रही है और इस बार सदन के भीतर नज़ारा कुछ बदला हुआ होगा, क्योंकि चाचा शिवपाल और भतीजे अब सदन के भीतर अगल बगल की सीट पर बैठेंगे। समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने शिवपाल यादव की सीट बदलकर H2 सीट उन्हें अलॉट करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को
पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि अभी तक उस सीट पर अवधेश प्रसाद बैठ रहे थे, लेकिन अब अवधेश प्रसाद को I2 सीट अलॉट की जाए जो आजम खान की सीट हुआ करती थी। यानी समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे के रिश्तों की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि एक दौर वो भी था जब अखिलेश शिवपाल को सपा के खेमे में देखना तक नहीं चाहते थे। ये सितंबर महीने की बात है जब अखिलेश ने शिवपाल की कुर्सी बदलने की मांग करते हुए एक चिट्ठी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लिख दी थी। इस चिट्ठी और सीट वाले एपिसोड से शिवपाल इतने आहत हुए थे कि पूरे सत्र के दौरान सदन में नहीं आए थे, लेकिन मैनपुरी की जीत ने चाचा भतीजे के बीच की इस दीवार को गिरा दिया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। बात सपा के दिग्गज नेता आजम खान की, जिनकी सियासी करियर ढलान की तरफ जाता नजर आ रहा है। एक वक्त ऐसा था जब रामपुर में आजम के सियासी रसूख के चर्चे होते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि आजम परिवार कुछ बोलना तक नहीं चाहता। अब्दुल्ला की विधायकी रद्द हुए 4 दिन से ज्यादा बीत गए, लेकिन परिवार की तरफ से इस फैसले पर कुछ नहीं कहा गया। वहीं भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब अब्दुल्ला से वोट का अधिकार छीनने के लिए चिट्ठी लिखी है। इससे पहले आकाश सक्सेना की चिट्ठी पर ही आजम से वोट का अधिकार छीना गया था। तेरह फरवरी को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में सजा हुई। 2 दिन बाद यानी 15 फरवरी को अब्दुल्ला की विधायकी रद्द की गई, लेकिन कई घंटे और कई दिन बीत जाने के बाद भी इस पर आजम परिवार खामोश है। ना तो कोई बयान, ना कोई ट्वीट, ना कोई जवाब और ना ही कोई सवाल। ये बात सही है कि मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद आजम परिवार आगे की कानूनी लड़ाई पर विचार कर रहा है, लेकिन जिस तरह से पूरे परिवार ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है, वो बड़े और चुभने वाले सवाल उठाती है। अब्दुल्ला से पहले उनके पिता आजम खान की भी विधायकी रद्द हुई थी और तब भी पूरा परिवार इसी तरह खामोश था। आजम ने लंबे इंतजार के बाद इशारों में सिस्टम पर चुभने वाले सवाल उठाए थे और एक बार फिर आजम परिवार से उसी तरह की प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन दूसरी तरफ इंतजार इस बात का भी है कि कब स्वार सीट पर उपचुनाव का ऐलान होता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब 4 सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे, जिसमें विधानसभा की 2 सीटें हैं, जबकि विधान परिषद की भी 2 सीटें। रामपुर की स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद खाली हुई है, जबकि सोनभद्र की 96 सीट से विधायक रहे राहुल कोल का हाल ही में निधन हुआ था। उधर लक्ष्मण आचार्य के इस्तीफे के बाद विधान परिषद की सीट पर चुनाव होगा, जबकि बीएल दोहरे के निधन के बाद खाली हुई एमएलसी सीट पर भी चुनाव होना है। आकाश सक्सेना का कहना है कि जिस तरह से आजम खान का वोटिंग राइट खत्म हुआ है, उसी तरह से अब्दुल्ला आजम का वोटिंग राइट भी समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला आजम को अदालत से सजा हुई है। अब्दुल्ला आजम के वोटिंग राइट खत्म करने को लेकर रामपुर के लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि अदालती मामला है, इसलिए जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। रामपुर के लोगों का मानना है कि जो रामपुर के विकास के लिए कार्य करे, ऐसा नेता रामपुर के स्वार विधानसभा सीट को मिलना चाहिए। अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद भाजपा का पूरा फोकस स्वार सीट पर है और फिर एक बार उसी तरह से रणनीति तैयार की जा रही है, जैसे पिछले 2 उपचुनाव में की गई है। आजम खान की सीट पर कब्जा जमाने वाले भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की गई है कि आजम खान की तरह ही अब्दुल्ला आजम से भी वोट का अधिकार छीना जाए, क्योंकि 2 साल की सजा मिलने के बाद वोट का अधिकार छीनने का प्रावधान है। हमने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा है कि चूंकि स्वार विधानसभा की सीट अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट से निर्णय के बाद ये रिक्त कर दी गई है, हमने ये मांग की है कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत इनका वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। हमने मोहम्मद आजम खान का जब ये सज़ा हुई थी तो उस समय भी ये पत्र लिखा था और इनका वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था। यानी किसी भी वक्त अब्दुल्ला आजम से वोट का अधिकार छीनने वाली चिट्ठी जारी हो सकती है। इससे पहले आकाश सक्सेना की चिट्ठी पर ही निर्वाचन अधिकारी ने आजम खान से वोट का अधिकार छीना था। यानी रामपुर में आजम परिवार को एक बड़ा झटका लगना अभी बाकी है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देश की राजनीति में टीपू सुल्तान की एंट्री हो गई है। वैसे तो ये नाम
ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में ही गूंजता है, लेकिन अब यूपी में भी इस नाम को लेकर सियासी माहौल गर्म है। बीते दिनों कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार ने कहा था कि जो टीपू सुल्तान का नाम लेगा उसे मिटा दिया जाएगा। उनके इस बयान पर सीधे ओवैसी ने चुभने वाली प्रतिक्रिया दी और अब अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने टीपू सुल्तान की मजार से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता को चुनौती देते हुए कहा कि वो टीपू सुल्तान के फॉलोअर हैं और उन्हें टीपू सुल्तान पर गर्व है। मैं इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर टीपू सुल्तान साहब के मजार पर हूं। अमरोहा के बसपा सांसद ने कर्नाटक में मौजूद टीपू सुल्तान की मजार से वीडियो बनाकर वायरल किया तो प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ गया। मुझे फक्र है कि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूं, जो इस देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं जो लोग जो गॉडसे के फॉलोअर हैं, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले आतंकवादी के फॉलोअर हैं। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने टीपू सुल्तान का पन्ना खोल दिया है। उन्होंने कहा था कि जो टीपू सुल्तान का नाम लेगा उसे मिटा दिया जाएगा और अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली का ये वीडियो उसी का जवाब माना जा रहा है। वो आज ये चैलेंज कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान के फॉलोअर्स को, टीपू सुल्तान के मानने वालों को इस देश में रहने का हक नहीं है या जीने का हक नहीं है। तो मैं ऐसे उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं वही खास तौर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक के, जो हमारे साथ सांसद भी हैं, उनका बयान मैंने कल देखा। इसीलिए मैं आज यहाँ श्रीरंगपटना में आया हूँ और टीपू सुल्तान साहब की जहाँ पर शहादत हुई उस जगह पर मैं मौजूद हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज किसान कल्याण के मुद्दे पर विपक्ष को खुलकर ललकारा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि गन्ना किसानों का मूल्य भुगतान समय पर हो। उन्होंने कहा कि राज्य में गन्ने का उत्पादन बढ़ा है और चीनी मिलें भी उतनी ही मजबूती के साथ चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले 6 सालों में लगभग 1,97,000 करोड़ के गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में गन्ना उद्योग के 120 साल पूरे होने पर लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग को 120 साल पूरे हुए तो सीएम योगी ने इस मौके पर सरकार की नीतियों को सामने रखा, चीनी उद्योग की तारीफ की और पिछले 6 साल में गन्ना किसानों के लिए जो कदम उठाए हैं उसे विस्तार से समझाया। सीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने अब तक करीब 2 लाख करोड़ का भुगतान डीबीटी के जरिए किया है। पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के पक्ष में डबल इंजन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्सरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सीएम योगी ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए दावा किया कि प्रदेश में अभी 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो खरीद के 10 दिन के भीतर किसानों का भुगतान कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसे गन्ना किसानों के लिए बड़ा बदलाव बताया है। उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के लिए जहां आज का दिन महत्वपूर्ण है, वहां मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश की पहली चीनी मिल आज से 120 वर्ष पहले गोरखपुर मंडल में ही देवरिया जनपद में लगी थी और देवरिया से हुई ये यात्रा आज पूरे प्रदेश भर में 121 चीनी मिलों के साथ देश के सबसे अधिक, हमारा अन्नदाता किसान जहां सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। गन्ना किसानों को लेकर सियासत एक तरफ और सरकार के दावे दूसरी तरफ। सरकार भी जानती है कि गन्ने के मुद्दे पर पश्चिमी यूपी में वोट का रस तैयार होता है।
ऐसे में वक्त वक्त पर इन किसानों का दिल आंकड़ों के जरिए जीतने की कोशिश होती है। सरकार का दावा है कि अब ना तो पर्ची की समस्या है और ना ही घटतौली की शिकायत, यानी गन्ना किसानों के लिए यूपी में राम राज्य आ गया है। कोविड के इस समय में निर्देश की अनदेखी करने वाली निजी स्कूल कॉलेजों से अब ज्यादा फीस की वसूली की जाएगी। साल 2020-21 के सत्र के दौरान जिन स्कूल कॉलेजों ने फीस में कटौती नहीं करते हुए पहले से तय फीस ली थी, उन्हें अब 15% रकम वापस करनी होगी। जो छात्र छात्राएं पहले के ही स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस को एडजस्ट किया जाएगा और जो स्कूल छोड़कर जा चुके हैं उन्हें 15% फीस वापस की जाएगी। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को यह फैसला सुनाया था, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। फीस वापसी से जुड़े शासनादेश में कहा गया है कि राज्य में संचालित सभी बोर्ड के सभी स्कूलों को शैक्षिक सत्र 2020-21 में ली गई फीस में से 15% रकम छात्रों को लौटानी होगी। दरअसल योगी सरकार ने 27 अप्रैल 2020 को एक शासनादेश जारी कर स्कूलों को 2020-21 सत्र में फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके जिन स्कूलों ने शुल्क बढ़ाया, उन्हें अब कुल वसूल की गई फीस की 15% राशि अभिभावकों को लौटानी होगी। स्कूलों और कॉलेजों को फीस लौटाने के 2 रास्ते बताए गए हैं। अगर बच्चा वर्तमान में भी उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी आगे जमा होने वाली फीस में ये धनराशि एडजस्ट होगी। दूसरा ये कि अगर बच्चा पढ़ाई करके स्कूल छोड़ चुका है तो ये 15% धनराशि उसे लौटाई जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी इस आदेश को स्कूलों की तरफ से नहीं मानने पर जिला शुल्क नियामक समिति के सामने अभिभावक शिकायत कर सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है और अभी शासनादेश जारी हुआ है, इसके संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने मेंबर स्कूल्स हैं, उन्होंने कोविड काल में अपनी तरफ से बढ़ के पहले ही 20% तक का डिस्काउंट पेरेंट्स को दिया हुआ है और जनरली सभी को दिया था, क्योंकि उस समय आपदा की स्थिति आई थी। चित्रकूट जेल में मिलन कांड के बाद मुश्किल में फंसी निखत अंसारी की आज से रिमांड शुरू हो गई। अब निखत अंसारी का सच से सामना होगा। माना जा रहा है कि पुलिस निखत के लॉक मोबाइल को खुलवाएगी और डेटा की जांच करेगी। इससे उन चेहरों पर से भी पर्दा उठेगा जो इस मिलन कांड में शामिल थे। दरअसल लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में ऑनलाइन पेशी के बाद निखत और उनके ड्राइवर नियाज को रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए थे। चित्रकूट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी से राज खुलवाने की तैयारी शुरू हो गई है। कोर्ट से निकहत की रिमांड मिलने के बाद पुलिस उसे बिठाकर अपने साथ ले गई। पहले मेडिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद पुलिस लाइन में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। निकहत को चित्रकूट जेल से ले जाने के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। चित्रकूट जेल में अब्बास और निकहत अंसारी के मिलन कांड के बाद न्यायालय के आदेश में अब्बास की पत्नी निकहत और ड्राइवर नियाज को पुलिस ने अपने रिमांड कस्टडी में ले लिया है, जिसके बाद अब दोनों को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद पूछताछ के लिए चित्रकूट रिजर्व पुलिस लाइन ले आया गया है। निकहत अंसारी के साथ साथ उसके ड्राइवर नियाज अंसारी को भी पूछताछ के लिए पुलिस लाइन लाया गया। माना जा रहा है कि निकहत अंसारी रिमांड के दौरान कई खुलासे कर सकती है। रिमांड के दौरान निकहत के मोबाइल का लॉक खुलवाया जाएगा, ड्राइवर नियाज का मोबाइल बरामद किया जाएगा, पता किया जाएगा कि किसे धमकाया गया और किसे पैसे दिए गए। जेल में मुलाकात के मददगारों के नाम सामने आएंगे। कस्टडी रिमांड के दौरान पुलिस टीम अहम बरामदगी करेगी। उधर निकहत अंसारी पुलिस के सवालों का सामना कर रही है, तो उधर कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को अपनी जान का डर सताने लगा है। अब्बास अंसारी के परिवार ने यूपी सरकार से कासगंज जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की गुहार लगाई है। साथ ही मांग ये भी है कि अब्बास को कासगंज से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। दरअसल अब्बास अंसारी जिस कासगंज जेल में बंद है, उसी जेल में यूपी का टॉप 10 अपराधी
ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह बेबंद है। कुंटू सिंह D11 गैंग का सरगना है। उसके खिलाफ 75 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इतना ही नहीं, आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट ने पिछले साल कुंटू सिंह को 10 साल की कैद की सजा सुनाई हुई है। मुख्तार अंसारी गैंग और कुंटू सिंह गैंग में पुरानी अदावत है। दोनों गैंग एक दूसरे के खिलाफ। बात सीएम योगी के बुंदेलखंड संकल्प की। मुख्यमंत्री आज बांदा के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही महाराजा खेत सिंह खंगार जुदेव की मूर्ति का भी उद्घाटन किया। सीएम योगी ने 3 दिन के कालिंजर महोत्सव की शुरुआत करते हुए कहा कि यूपी अब विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है और सरकार अंतिम आदमी तक विकास का हर लाभ पहुंचाने में दिन रात जुटी है। बांदा में सीएम योगी कालिंजर महोत्सव के शुभारंभ के लिए पहुंचे थे, लेकिन जातिवाद और परिवारवाद को हथियार बनाकर इशारों इशारों में सपा पर ऐसा हमला किया कि बात काली परछाई तक पहुंच गई। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति के माध्यम से परिवारवाद को बढ़ावा दिया, बुंदेलखंड के लोगों को भय और दहशत में जीने के लिए मजबूर किया, बुंदेलखंड को बदहाल स्थिति में पहुंचाने का काम किया, यहां के संसाधनों को लूटने का काम किया। भाइयों बहनों, फिर से कभी भी ये परिवारवादी लोग, जातिवादी सोच के लोग, इनकी काली साया भी बुंदेलखंड की ओर न देखने पाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना हो। सीएम योगी ने बांदा को ऋषि मुनियों की तपोस्थली कहकर संबोधित किया। वीरांगना रानी दुर्गावती की भूमि कहकर पुकारा। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी हुआ, लेकिन सपा पर इशारों इशारों में जो चुभने वाला हमला किया, उसकी चर्चा पूरे बुंदेलखंड में हो रही है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहले नहीं बन जाना चाहिए था क्या? यार डकैतों का सफाया पहले नहीं हो जाना चाहिए था क्या? यहां पर इन किलों को आपस में जोड़ने का कार्य पहले नहीं हो जाना चाहिए था? सीएम योगी ने बांदा में 2 राष्ट्र नायकों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महाराज खेत सिंह खंगार जुदेव की प्रतिमा का भी अनावरण किया, लेकिन सियासत में चर्चा सीएम योगी के काला परछाई वाले बयान की हो रही है। बुंदेलखंड की व्यवस्था पर विरोधी अभी भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में सूती मिल स्थापित हुई। कालपी में हाथ से बनाए जाने वाला कागज का उद्योग था। महोबा में खादी उद्योग था। ललितपुर में जड़ी बूटी का उद्योग था। रानीपुर टेरीकॉट था। सब बंद हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।